स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब और जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने आंसर लिखने भी शुरू कर दिए होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा विषय पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग शुरू करनी है। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाए वैसे वैसे आप आंसर राइटिंग करते जाएं। तो मैंने अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग के क्रम में दूसरा विषय आज चुना है, जो कि भूगोल है। हमारा पेपर 3 का ही एक दूसरा सेक्शन है भूगोल। तो उसी में जो 6 जेपीएससी में जो प्रश्न आए थे इससे संबंधित, उसको एक प्रश्न को मैंने चुना है और उस पर पूरा मैंने फॉर्मेटिंग किया है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, या फिर मेरा वीडियो देखने के बाद आप इसको फिर से एक बार इस टॉपिक को किसी भी बुक से, किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है, बोर्ड पर सारा फॉर्मेटिंग कर दिया है, तो आप सभी इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 6th जेपीएससी में जो प्रश्न आया था भूगोल से संबंधित, वो आया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। फिर से प्रश्न को पढ़ती हूं मैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, उसकी जो आंतरिक संरचना है उस पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, मतलब कि आपको पूरा बताना है कि भूकंप विज्ञान के आधार पर कैसे पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना हमें प्राप्त होती है, कैसे उसकी जानकारी भूकंप विज्ञान के आधार पर मिलती है। तो उसी को आंसर में लिखना है। क्योंकि मैंने बोर्ड पर छोटा छोटा लिखा है, हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो अब जैसे शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, परिचय। अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको परिचय देना ही होता है, बिना परिचय के शुरुआत नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, परिचय में ही आपको उसका जो मेन टॉपिक है, जो मेन प्रश्न पूछा गया है, वो परिचय में ही आपको दे देना है कि आप उसी को लिख रहे हैं, ना कि किसी और चीज को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब परिचय हम आते हैं तो पहले भी मैंने बताया है कि आप हर टॉपिक से संबंधित अपने शब्दों में, जब आप 1 पेज 2 पेज किसी भी टॉपिक का पढ़ेंगे तो उसका 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन जो भी आपको लगता है उसका एक परिचय अपने शब्दों में बना लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि तभी आप अपना कुछ लिख पाएंगे। क्योंकि मैं जो लिख दूंगी, मैं क्यों नहीं लिखती, अगर मैं लिख दूंगी कि आप ये पूरा लिखिए तो आप सभी सेम लिखेंगे। तो इसलिए सेम ना हो, सबका अलग अलग हैंडराइटिंग हो, अलग अलग राइटिंग स्किल होता है, तो उसी अनुसार आपका आंसर भी होना चाहिए। तो पृथ्वी की जो, इसका परिचय शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की क्या होगा परिचय में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो स्रोत है वो तो है बहुत सारे, जैसे दबाव, घनत्व, तापमान, ज्वालामुखी उद्गार, उल्का पिंड, फिर भूकंप विज्ञान। तो ये सभी स्रोत हैं, लेकिन सबसे वैज्ञानिक स्रोत क्या है, भूकंप विज्ञान। वो सभी स्रोत कुछ ठोस प्रमाण कभी भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो उसी को परिचय में लिखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कई स्रोत हैं, ठीक है, परंतु इसके संबंध में जो ठोस वैज्ञानिक विश्लेषण कौन कर पाता है, वो है भूकंप विज्ञान। अब देखिए, पहले ही लाइन में आपने प्रश्न का कुछ भाग लिख दिया, मतलब पहला ही लाइन जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, आप उसी सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो पहले तो वही उसको देना है कि हाँ, आप उसको लगे कि आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। दूसरा, इसी में आपको परिचय में जो जो आप पढ़े उसको लिखना है। तो मैंने इन शॉर्ट लिखा है कि आंतरिक संरचना जो है पृथ्वी की वो काफी जटिल है, जिस कारण जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनके मतों में बहुत सा मतभेद है। उनमें मतलब एक मत नहीं है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कोई कहता है किसी और मतलब इससे ज्यादा अच्छे से बताया जा सकता है, तो उनमें एक मत का अभाव है। विज्ञान और तकनीक का इतना विकास हो चुका है, उसके बावजूद भी
आज पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वो आज भी एक रहस्यमय तरीके का बना हुआ है। उसके बारे में हम अभी भी ज्यादा नहीं जानते, और जो भी जानते हैं हो सकता है आगे चल के और ज्यादा शोध अनुसंधान में ये पता चले कि ये शायद ये नहीं था, ये एक्चुअल में ये चीज है। तो वही चीज मैंने लिखा है, विज्ञान तकनीक की व्यापक विकास के बावजूद भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बिल्कुल सटीक एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं पा सके। उसको आपको अपनी भाषा में लिखना, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। परिचय में इस आ रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। परिचय में आप इतना दे सकते हैं क्योंकि 40 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप कितना क्या लिखेगा, तो परिचय में आपको देना होगा। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में जो साधन है, स्रोत है, जो बताते हैं, उनको हम 2 भाग में बांट लेते हैं। उन्हीं का एक हम ट्री चार्ट बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस तरह का तो जो चार्ट बनता है उसको बोलते हैं ट्री चार्ट। तो इसको इस तरह का जो चार्ट बनता है, तो इस तरह का चार्ट आप कोशिश कीजिए बनाने का। ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक में बस ट्री चार्ट डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर इस तरह का कंटेंट है तो आप ट्री चार्ट बनाइए, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके स्रोत और साधन क्या है। स्रोत अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में क्या हो जाएंगे, दबाव, घनत्व, तापमान। और प्राकृतिक साधन में उल्का पिंड। आप जानते हैं कि उल्का पिंड हमें मतलब टाइम टू टाइम गिरता है पृथ्वी पर, तो उससे जो प्रमाण उस उल्का पिंड की संरचना से जो भी मिलता है शोध और अनुसंधान के बाद, तो उससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये प्राकृतिक साधन है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा उद्गार होता है, जो अंदर से जो लावा निकलता है, पिघला हुआ मैग्मा निकलता है, उसका भी शोध अनुसंधान करके, उसकी संरचना का पता करके, उससे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन ये सभी बहुत ही मतलब बिल्कुल ठोस नहीं है, बहुत ही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक क्या है, भूकंप विज्ञान, ठीक है। तभी तो ये पूछ रहा है ना कि भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, ठीक है। तो भूकंप विज्ञान, अब जो मैंने लिखा है उसको आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा दे देना है। अब इसकी ये नहीं है कि इसके बारे में बताएं, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में अलग अलग से बता रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन तीनों के बारे में इन शॉर्ट आपको बता देना है। उसके लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये कोई बहुत 30 मार्क का वाला डायग्राम तो नहीं है, बस गोला बनाना है। दबाव मैंने ऐसे एरो का निशान क्यों बनाया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे जो चट्टानों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर घनत्व हमें 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है, वही कोर में जो है वो आपको 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, दबाव बढ़ता जाता है, आपका घनत्व भी बढ़ता जाता है, ठीक है, नीचे जाते जाते, और उसी अनुसार तापमान भी बढ़ते जाता है। तो इसी को बस आपको थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, उल्का पिंड और ज्वालामुखी क्रिया। जब आप ट्री चार्ट में आपने इसका वर्णन किया है, आपको इसमें लिखा है, तो इसको आप इन पैराग्राफ में भी थोड़े से अपने शब्दों में भी लिख दीजिए कि उल्का पिंड तथा ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त स्रोतों के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट की जानकारी मिली, परंतु वे ठोस प्रमाण नहीं थे, ठीक है। भूकंप विज्ञान द्वारा ही इसकी सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण हो पाया है, ठीक है। अब आते हैं मेन जो हमारा प्रश्न है, भूकंप विज्ञान। तो अब इसका एक हेडिंग दे सकते हैं, भूकंप विज्ञान द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। कैसे अध्ययन हुआ, तो जब भी आप जानते हैं भूकंप के बारे में, पृथ्वी के अंदर जब भी हलचल होता है, आपने प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके बीच में टकराव होता है, खिंचाव होता है, तो उससे भूकंप उत्पन्न होता है। अगर आपने भूकंप नहीं पढ़ा तो आप एक बार भूकंप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो भूकंप से जो क्या होता है, भूकंप से 3 प्रकार की तरंग निकलती है, ठीक है। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग जिसे हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, एस तरंग जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, एल तरंग जो कि धरातलीय तरंग। लेकिन जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो एल तरंग इसके लिए कोई भी काम नहीं करता है। इन दोनों ही तरंग से
हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। अब कैसे पता चलता है? क्योंकि जो पी तरंग है वो ठोस, तरल और यहाँ तक कि अर्ध तरल जो पदार्थ है उसमें भी ये गति करता है, चलता है, ठीक है। और जो एस तरंग है वो सिर्फ ठोस में चलता है। उसी को जब मैंने इस चीज को कहा और उसका डायग्राम बना दिया, जैसे कि ये हो गया एस तरंग, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से भूकंप की तरंगे उठी और एस तरंग आती है और यहाँ से मूव कर जाती है, मतलब ऊपर आ जाती है। ये कोर है, ठीक है, कोर है। तो कोर के अंदर एस तरंग नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि कोर जो हमारा है या तो तरल है या फिर अर्ध तरल अवस्था में है। तो एस तरंग जो है क्योंकि सिर्फ ठोस में चलती है तो यहाँ से ये मूव कर जाती है, ये सारी तरंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? एस वेव शैडो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, ये पार्ट खाली जो है दिख रहा है आपको, वो पार्ट जो गया एस वेव शैडो, ठीक है। ये कोर में घुसती ही नहीं है एस तरंग। पी तरंग के बारे में देखते हैं, जो कि प्राथमिक तरंग है, जो कि ठोस तरल में भी चलती है। तो ये क्या होती है? एक तो ऐसे तो ये जाती ही है वक्राकार रूप से, लेकिन कुछ तरंगे जो है वो कोर में भी घुसती है, ठीक है। और जिगजैग होते हुए, या क्योंकि ये अर्ध तरल भी हो सकता है, तो अर्ध तरल है तो इसका जो यहाँ पे गति होता है इस तरंग का, वो समान नहीं होके भिन्न होता है। कहीं पर कुछ ऐसा गति होता है इस तरंग का, और इसको ये पार कर जाती है, इसमें से निकल के इसको पार कर जाती है, ठीक है। तो पी तरंग ऐसे ही है। पी तरंग जो कि है ठोस, तरल और अर्ध तरल सभी में वो गतिमान रहती है, जबकि एस तरंग जो है वो सिर्फ ठोस में गतिमान रहती है। तो इसी के बारे में फिर हम लोग लिखेंगे क्या कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है। हाँ, आंसर में एक चीज और होना चाहिए कि जो पहला वाला जो पारा है वो दूसरा दोनों जो पारा है, ऊपर वाला पारा और नीचे वाला, वो दोनों क्या होना चाहिए? आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब आंसर में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। मैंने मैप में मैंने बताया पी तरंग, एस तरंग, वहां तो पी तरंग और एस तरंग को यहाँ दिखा दिया। अब इसमें जो मैंने बताया है, दिखाया है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ, ये इससे कनेक्ट हो जा रहा है, फिर ये इससे कनेक्ट हो जा रहा है। तो कनेक्शन होना चाहिए, क्रमबद्धता आंसर राइटिंग में होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि भूकंप के बाद उत्पन्न तरंगों के अध्ययन से पता चलता है कि पी तरंग ठोस और तरल या अर्ध तरल में तथा पी एल तरंग एस तरंग, ठीक है। एस तरंग केवल ठोस में संचरण करती है या चलती है, ठीक है। यहाँ पर मेरा संचरण करती है या चलती है, मतलब लिखने का मतलब क्या है कि आप शब्दों का चयन भी लिखने में अलग अलग तरीके से करें। कहीं पर आप संचरण लिखें, कहीं पे आप लिखें चलती है। मतलब शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों को बदल बदल के लिखना है। तो चलती है, चूंकि ठोस, तरल या अर्ध तरल पदार्थ का सीधा संबंध घनत्व से होता है और घनत्व में अंतर के कारण भूकंपीय तरंगों के वेग या गति, फिर यहीं पे मैंने वेग भी लिखा, गति भी लिखा। क्यों? आप वेग लिखिए, कोई वेग लिखेगा, कोई गति लिखेगा, तो ऐसे में क्या होगा, सबका अलग भी हो जाएगा। और आपने यहाँ वेग लिखा है तो किसी ने यहाँ गति लिखा होगा, तो इससे आंसर भी सेम नहीं होगा। तो शब्द को आप कलेक्ट कीजिए, वो लिखते लिखते आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बुक कॉपी लेके बैठ गए और डिक्शनरी बना रहे शब्दों की, ऐसा नहीं करना है। तो घनत्व में तो क्या है, चूंकि ठोस, तरल या अर्ध तरल पदार्थ का सीधा संबंध घनत्व से होता है। जैसे जैसे घनत्व में अंतर होता है वैसे ठोस, तरल और अर्ध तरल पदार्थ भी होता है। तो और इसका संबंध घनत्व से होता है, और घनत्व में जब अंतर होता है तो क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की गति में भी अंतर होता है। अगर पृथ्वी के अंदर समान घनत्व होगा तो सभी तरंगे एक साथ चलेंगे, ठीक है, उनके गति में कोई भी अंतर नहीं होगा। लेकिन चूंकि घनत्व अलग है तभी तो एस तरंग इधर चली जा रही है, पी तरंग यहाँ से घुसने के बाद यहाँ से निकल रही है। तो इससे यही पता चल रहा है कि
पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक इसकी संरचना है उसके घनत्व में अंतर है। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये और भी लंबा होगा, जब कॉपी में लिखेंगे तो ये और लंबा होता जाएगा। अतः हम आगे क्या लिखते हैं, अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के अंतरतल को 3 बृहद मंडलों तथा 3 उपमंडलों में बांटा या विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आंतरिक संरचना नहीं लिख के अंतरतम लिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आंतरिक और संरचना 2 शब्द थे, उसको एक साथ कर दिया अंतरतम। ये लिखते लिखते आ जाएगा, मैंने कहा ना इसके लिए डिक्शनरी नहीं बनानी है। अंतरतम को ये टेक्स्ट बुक आप पढ़िएगा तो बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। 3 बृहद मंडल, क्या है 3 बृहद मंडल? क्रस्ट, मेंटल और कोर, और तथा 3 उपमंडलों में विभाजित करते हैं। उपमंडल क्या हो गया? जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ये उपमंडल हो गए। अब इसी को मैंने दिखा दिया यहाँ पे डायग्राम के साथ। आप सभी ने ये डायग्राम जरूर देखा होगा, हर बुक में ये रहता है ये डायग्राम। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि जल्दी से जल्दी बनाने का, सभी डायग्राम को जितना जल्दी से जल्दी हो बनाने का। जब भी आप आंसर लिखें तो उसके बाद आंसर लिखने से पहले या उसके बाद में अगर डायग्राम बहुत लेट से बन रहा है तो उसको स्टॉप वॉच लगा के उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार अगर 20 सेकंड में बनेगा, नेक्स्ट टाइम जरूर 18 सेकंड में बनेगा, और ऐसे करते करते वो 5 सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। 3 बृहद मंडल और 3 उपमंडल में विभाजित किया गया है, ठीक है। ऐसा डायग्राम बना लीजिए। इधर हम गहराई दिखा रहे हैं, ठीक है, इस साइड में गहराई दिखा रहे हैं किलोमीटर में, तो मैंने यहाँ लिख दिया। सब जगह किलोमीटर लिखने से अच्छा ऊपर में एक बार लिख दिए गहराई और किलोमीटर में लाइन और गहराई लिख दिए, ठीक है। और इधर हम क्या दिखा रहे हैं उसको भी यहाँ ऊपर लिख दिए। मंडल दिखा रहे हैं, उपमंडल दिखा रहे हैं और असंबद्धता दिखा रहे हैं। तो ये मंडल हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर मंडल हो गया। उपमंडल हो गया ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल और बाह्य कोर, आंतरिक कोर, ये हो गया उपमंडल। और इनके बीच में आप पढ़ते होंगे जब तो देखते होंगे कि असंबद्धता देखी जाती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है सभी मंडल के बीच में। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो है ना अचानक से तरंगों की गति अचानक से नहीं बदलती है, एक संक्रमण क्षेत्र आता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये सभी असंबद्धता है, एक संक्रमण क्षेत्र आता है, ठीक है, जहां पर तरंगों की गति में बदलाव आता है और उसके बाद यहाँ से कुछ थोड़ा समान होता है, इसीलिए इसे असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाती है तरंगों की गति, या उसको वेग भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपने ये पूरा बना दिया, ठीक है। ये सब आपको याद करना होगा, देखते देखते डायग्राम बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीनों के बारे में आप फिर इन तीनों को अलग अलग करके लिखिए। पहले क्रस्ट लिखिए, क्रस्ट के बारे में इसका विस्तार बताइए कि 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोनों पाए जाते हैं। महासागरीय क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसे करके आप बताइए, ठीक है। घनत्व मैंने बताया। असंबद्धता बताइए कि दोनों के बीच कौन सी असंबद्धता है? कोनराड असंबद्धता है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। उसके बाद इतना बताने के बाद फिर आप मेंटल के बारे में बताइए, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। उसके बाद उसका भी मेंटल के बारे में भी उसका विस्तार बताइए, घनत्व बताइए, असंबद्धता बताइए। उसके बाद कोर के बारे में बताइए, दोनों कोर के बारे में। तो इन तीनों के बारे का जो ये होगा, किस पॉइंट पर आप डिस्कस करेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है तीनों के बारे में, ठीक है। क्योंकि इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं था। हाँ, प्लस आप आयतन और द्रव्यमान भी बताइए, सभी में आयतन और द्रव्यमान लिखिए। मतलब एक मोटा मोटी जो एक आंसर फॉर्मेट होता है ना, वो आप इसको देख के कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं करी कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी समझ में आ जाएगा, तो आप इसको लिखिए। उसके बाद लास्ट में आप ये जो मैंने लिखा है ना, सियाल, सीमा और नीफे, इसको भी आप इस डायग्राम के बाद जस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है।
जितना डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन डायग्राम बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि पेज एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो ये हो जाता है सियाल, ये सीमा, ये नीफे। क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इस क्रस्ट में मिलता है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और इसमें निकेल और फेरस, मतलब कि आयरन। तो इसलिए इन तीनों का नाम क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, इसको ऐसे बना के आप यहाँ पे इसके बगल में जस्ट दिखा दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं, फिर इतना दिखा दिए, उसके बाद निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इस प्रकार अभी तक पृथ्वी के आंतरिक बनावट के संबंध में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? भूकंप विज्ञान है। लेकिन ये भी बहुत मतलब बहुत एकदम परफेक्ट नहीं है, ना काफी है, या बहुत कम है, या न्यून है। ऐसे कुछ भी आप कोई भी शब्द चुनकर इसके साथ लिख सकते हैं जो इसके साथ फिट बैठ रहा है। पढ़ के देख लेना है कि सच में ये शब्द इसके साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं इस सेंटेंस में। तो और क्या है, इसके बाद आज भी बहुत सारे ऐसे शोध और अनुसंधान हो रहे हैं जिसके आधार पर हो सकता है कि आज जो हम जानते हैं वो आगे वो सही नहीं हो, आगे कुछ और अच्छा निकल कर आए। तो इस संबंध में जो है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो लगातार अपने शोध और अनुसंधान को जारी रखे हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि हमेशा आंसर का जो एंडिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दो बात जरूर होना चाहिए, पॉजिटिव और बैलेंस होना चाहिए। एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप लिखिए कि हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान तकनीकी के और विकास के बाद और भी शोध अनुसंधान के उपरांत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और भी अच्छे तरीके से और भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा निष्कर्ष हो गया। तो ये क्वेश्चन आया था और मैंने भी लगभग इसी तरह से लिखा था। इतना तो नहीं क्योंकि इसमें मैंने बहुत टाइम दिया है, आज दोपहर से इसमें लगी हुई थी, तो फिर भी मुझे अच्छे खासे मार्क्स आए थे इसमें। चलिए, तो फिर आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी बताइए कि ये फॉर्मेटिंग कैसा है और आपको इससे सच में इससे आपको कोई लाभ हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। मोटा मोटी जानकारी जब एक आंसर राइटिंग का मिल जाता है तो उससे बहुत हेल्प मिलता है, जो कि स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा इसी की कमी है। हर चीज़ आज मिल जा रहा है लेकिन यही बस इसी का अभाव है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूराइज टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक और बात है कि आप सभी इस टीम को की और हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।